ओके, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका थर्ड लेक्चर आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में बात की थी रिगार्डिंग द गैल्वानिक सेल। उसमें हमने बात की थी गैल्वानिक सेल के बारे में कि जो गैल्वानिक सेल हमारे पास होता है, दिस इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस सेल इज़ कॉल्ड गैल्वानिक सेल। अब सेल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हर एक सेल का एक पोटेंशियल होता है, उसकी एक ताकत होती है जिसको हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसको सेल पोटेंशियल कहा जाता है। पोटेंशियल के मतलब हमारे पास होती है ताकत, सेल की ताकत या सेल की कुव्वत, द पोटेंशियल ऑफ सेल। तो सेल पोटेंशियल क्या चीज़ होती है? तो सबसे पहले हम आज इसको डिस्कस करते हैं। सेल पोटेंशियल, तो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टाइक सेल is due to the electron flow from anode to cathode through an external wire। तो ये चीज़ हमें पता है कि वोल्टाइक सेल असल में हम गैल्वानिक सेल को कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो किस वजह से होती है कि एनोड से कैथोड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं बाय मीन्स ऑफ ए वायर, एक तार के ज़रिए, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। तो ये जनरेट कौन करता है? गैल्वानिक सेल करता है, या फिर इसको हम लोग ने कल पढ़ा था कि हम उसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। एक ही बात है, वॉट एवर यू से इट। तो द ड्राइविंग फोर्स विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स पुशेस आउट फ्रॉम एनोड इनटू एक्सटर्नल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, और सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वो फोर्स, वो ताकत, वो कुव्वत जिसकी मदद से जो इलेक्ट्रॉन पुशेस आउट, जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन पुश होता है एनोड से एक्सटर्नल सर्किट की तरफ ताकि वो कैथोड तक मूव करे, तो वो फोर्स हमारे पास कहलाती है। या तो हम उसको फिजिक्स में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ईएमएफ कहते हैं उसको हम, या फिर हम उसको सेल पोटेंशियल कहते हैं, या फिर सेल वोल्टेज कहते हैं। तीनों एक ही बात है। मतलब वो ताकत, वो फोर्स जो से एनोड इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं कैथोड की तरफ, तो वो जो पुशिंग फोर्स है, वो हमारे पास सेल पोटेंशियल कहलाती है, सेल की ताकत कहलाती है। ये ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इसको हम कहते हैं। इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको डिनोट इस तरह करते हैं कि ई नॉट सेल लिखकर हम इसको शो करते हैं। ठीक है, ई नॉट सेल से इसको शो किया जाता है एंड मेजर्ड इन वोल्ट, और इसकी यूनिट हमारे पास होती है वोल्ट। ठीक है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय ई नॉट सेल। ठीक है, तो डिनोशन इसकी ई नॉट सेल है, और इसकी जो यूनिट होती है हमारे पास दैट इज़ वोल्ट। वोल्ट में नापते हैं, या फिर इसको सिर्फ हम वी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ई नॉट सेल निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? दिस इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, कैथोड की जो पोटेंशियल है उससे अगर हम एनोड की पोटेंशियल को माइनस कर दें, सेल पोटेंशियल को, तो हमारे पास ओवरऑल सेल का जो है वो सेल पोटेंशियल हमारे पास आ जाता है। ठीक है, क्योंकि कैथोड का अपना एक पोटेंशियल होता है, एनोड का अपना एक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास सेल का जो ई नॉट है वो हमारे पास मौजूद होता है, वो हमारे पास आता है। अच्छा, अब किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को किस तरह से मालूम किया जाएगा, कैथोड की, एनोड की? इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको मालूम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एनोड या कैथोड के पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हैं। ये इसके पोटेंशियल को बताता है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है? यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख सकता है कि दिस इज़ अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें हमारे पास एक बीकर होता है। एक बीकर है, उसके अंदर हमने 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है 1 मोलर, और उसके अंदर हमने डिप किया होता है एक प्लैटिनम फॉइल या प्लैटिनम, इसके अंदर डिप किया होता है स्मॉल पीस ऑफ प्लैटिनम, एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया होता है। इस प्लैटिनम के साथ फिर आप देख सकते हैं गैस, एक जार इस तरह से मौजूद है, कंटेनर, और जिस पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस की जाती है 1 atm प्रेशर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या होती है, जो हाइड्रोजन गैस है ये इस प्लैटिनम फॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारे पास जो इलेक्ट्रोड बनता है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम किस तरह से बनाते हैं? पहली बात तो हम इसको यूज़ क्यों करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को? टू कैलकुलेट
टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड, एनोड या कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे होते हैं। और ये कैसे बनता है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं जिसमें 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसके अंदर हम डिप करते हैं प्लैटिनम फॉइल पीटी, पीटी इज़ एक्चुअली प्लैटिनम, प्लैटिनम चूँकि एक ट्रांजिशन मेटल है, सिंस इट इज़ अ ट्रांजिशन मेटल तो इसके अंदर इसके सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होंगे, सुराख होंगे, जिनमें हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं 1 atm प्रेशर पर, जो इसके होल्स में, इसके इंटरस्टिशियल वॉइस में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये ओवरऑल हम कह सकते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है जिसको SHE शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, जिंक है, कॉपर है, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर। जिंक और कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमें कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मुराद यहाँ पर हमें E0 कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल जो जिंक की हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि एक तो जिंक का अलग क्वेश्चन आएगा और कॉपर का क्वेश्चन हमारे पास एक डिफरेंट होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको जिंक की बता दे रहा हूँ। जिंक हमें एक मेटल हमारे पास होता है Zn, इसका सिंबल हमारे पास होता है। ठीक है, तो Zn हमारे पास सिंबल होता है एलिमेंट, इसको हम लोग जिंक कहते हैं। तो सबसे पहले इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे हम। अब ये कैसे किया जाएगा, दिस विल बी डन बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करके हम इसको जो है वो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लाइक हमने यहाँ पर एक वोल्टेज सेल जनरेट कर लेना है, गैल्वानिक सेल हमें यहाँ पर जनरेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हाफ सेल इसके अंदर मौजूद हमारे पास हैं। एक हाफ सेल में तो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा लिया, ये हाइड्रोजन हाफ सेल है, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अंदर आप देख सकते हैं प्लैटिनम मेटल है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इसमें एब्जॉर्ब किया जा रहा है और 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन यहाँ पर तैयार हुआ है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है ये दिस इज जिंक हाफ सेल, ये जिंक हाफ सेल है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जिंक की स्ट्रिप हमने इस्तेमाल कर ली। यहाँ पर जिंक है, Zn है, और जिंक सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में हमने उसको रखा हुआ है और बाय मीन्स ऑफ वायर इनको हमने जो है वो दोनों को कनेक्ट कर दिया है। और ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर यहाँ पर मौजूद है जो उस पोटेंशियल को कैलकुलेट करेगा जो इसमें से गुजरेगी, जो करंट इसमें से पास होगा उसके पोटेंशियल को, जो करंट इससे पास होगा तो उस करंट के पोटेंशियल को यहाँ पर वो जो है वो चेक करेगा। ठीक है, सो दिस विल बी कॉल्ड द वोल्ट मीटर। तो और यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा देगा। ये सॉल्ट ब्रिज का काम ये होता है कि इट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द वोल्टेज की, आपको बताता है, ये आपको सर्किट कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस तरह से पूरा एक गैल्वानिक सेल हमें यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। इसमें गैल्वानिक सेल में हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जिंक यहाँ पर जिंक स्ट्रिप में यहाँ पर हमारे पास हो रही ऑक्सीडेशन हो रही होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा और जिंक जो है ना वो जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला रिएक्शन जिंक के अंदर चल रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन को जो लॉस कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को जो लॉस कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे और वो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यहाँ पर असल में हमारे पास क्या चल रही होगी, यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन चल रही होगी। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इधर पर ऑक्सीडेशन चल रही है, इधर पर रिडक्शन चल रही है, इधर पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इधर पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल आ रहा है, सेल पोटेंशियल, वो हमारे पास आ रहा है 0.76 वोल्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही होगी वो ये आ रही होगी, इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो कर रहा होगा। तो अगर हमें सेल का पोटेंशियल मालूम करना होता है तो E0 सेल का भी मैंने आपको बताया था, वो बराबर होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ठीक है, तो कैथोड के पोटेंशियल से जब हम एनोड के पोटेंशियल को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर हमारे पास आ जाता है, दिस इज एक्चुअली E0 सेल। तो सेल का E0 हमारे पास कहाँ से आ रहा होगा, तो वोल्ट मीटर हमें बता रहा होगा। वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज रीडिंग आ रही होगी तो वो बता रहा होगा कि भाई सेल का कितना हमारा E0 सेल है।
तो वो 0.76 वोल्ट है EMF, विच इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो 0.76 वोल्ट आगे इक्वल टू E0 कैथोड। अब कैथोड हमारे पास क्या है यहाँ पर है, कैथोड हमारे पास चूँकि हमने एनोड पर लगाया हुआ है, यहाँ पर एनोड हमारे पास जिंक है, चूँकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये हमारे पास कैथोड हो गया। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमारे पास होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम हमेशा जो E0 की वैल्यू इसको हम लोग देते हैं, तो E0 हमेशा इसको हम लोग 0 वोल्ट देते हैं, इसकी फिक्स होती है हाइड्रोजन के लिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 वोल्ट हम फिक्स करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसकी। तो कैथोड चूँकि हमारे पास SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसलिए हमने इसको 0 वोल्ट दे दिया इसकी वैल्यू। जबकि एनोड का पोटेंशियल क्या है तो ये मालूम करना है, तो मैंने E0 नीचे Zn लिख दिया, चूँकि जिंक ही यहाँ पर एनोड है। इसके बाद जाहिर सी बात है, अब ये इधर पे माइनस हो गया, ये माइनस इधर पर चला जाएगा, तो E0 जिंक हमारे पास आ जाएगा -0.76 वोल्ट, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। ये जिंक के हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब चूँकि यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, चूँकि यहाँ पर ये हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये E0 जिंक के हमारे पास निकाल लिया आपने। तो ये एक तरीका होता है, मैंने आपको बताया था कि SHE इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी दूसरे एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें बस एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करना होता है, और एक हमने कोई ऐसा मेटल यूज़ करना होता है जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करनी है। फिर जब करंट पास होता है, तो जैसे जिंक ने ऑक्सीडेशन की, जिंक से इलेक्ट्रॉन मूव करके गया कहाँ पर भाई, इस कैथोड की तरफ, तो यहाँ पर 0.76 वोल्ट आ गई, जो हमारे पास असल में ये सेल का EMF आ रहा था। तो हमने इस फॉर्मूले में पुट करके हमने यहाँ पर जिंक की जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर मालूम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब यहाँ पर हम कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। पेपर में या तो हमारे पास आता है कि आप जो है वो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएं, या फिर आपके पास आता है भाई कि एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएं, कोई एक आ रहा होता है। तो कॉपर Cu जिसका सिंबल होता है, कॉपर के लिए भी सेम वही फिनोमेना, वही तरीका लगाएंगे। 2 हाफ सेल यहाँ पर हम जनरेट करेंगे। एक हमारे पास होगा कॉपर हाफ सेल, और दूसरा हमारे पास होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। कॉपर हाफ सेल के अंदर कॉपर के स्ट्रिप लगाएंगे, कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हमारे पास इसका हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप लगा, दूसरी तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास लगा हुआ, जिसमें प्लैटिनम मेटल पर हाइड्रोजन गैस की एब्जॉर्प्शन हमने कराई है 180 एम पर, ठीक है। ये पूरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा तैयार हो गया। तो ये हमारे पास इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं 1 मोलर, ठीक है। और सब जब और बीच में यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगा दी फॉर कंप्लीटिंग द सर्किट, KCl वाला सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है यहाँ पर, और वायर्स के थ्रू दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बुक के अंदर यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो गलत डायरेक्शन में लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन जो है वो इस बार हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ हमारे पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर असल में हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये हमारे पास एज ए एनोड एक्ट करेगा, और यहाँ पर असल में हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा वो इलेक्ट्रॉन से इस वायर में आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन वायर से ट्रांसफ़र होंगे, फ्लो करेंगे। अब फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर पोटेंशियल शो होगा 0.34 वोल्ट का, और फाइनली वो फ्लो होते होते जो है वो कॉपर के स्ट्रिप तक आ जाएंगे। तो यहाँ पर कॉपर क्या करेगा, कॉपर +2 आयंस जो सोल्यूशन में यहाँ पर होंगे वो इस तरफ जाएंगे, और ये कॉपर +2 आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेट करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास हो गया रिडक्शन है, रिडक्शन हो गई ना भाई। तो और इसका मतलब ये कैथोड हो गया इस बार कॉपर का। रिडक्शन मतलब क्या हो हमारे पास होती है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो कॉपर आयंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन में भी है कि Cu+2 आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वोल्टेज हमारे पास 0.34 वोल्ट आ रही होगी। अब हम इसकी जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करें। हमने पढ़ा था जो E0 सेल होता है वो बराबर था E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, इसके बराबर था। तो E0 सेल तो इस वक्त आ गया हमारे पास 0.34 वोल्ट, ठीक है। और कैथोड इस बार हमारे पास कॉपर का, इसी को मालूम करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया E0 कॉपर माइनस
और एनोड इस बार क्या हमारे पास है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और एनोड, और आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो है पोटेंशियल हम 0 वोल्ट लेते हैं, तो ये 0 हो गया। तो ई नॉट कॉपर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज 0.34 वोल्ट्स हमारे पास आ गए। ये हमारा आंसर हो गया। जैसे कि जिंक का जब हमने निकाला था वो -0.76 वोल्ट आ रहा था, जब ये कॉपर का निकालेंगे तो ये प्लस का 0.34 वोल्ट आ रहा है, वो -0.76 वोल्ट आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करके हम किसी भी एलिमेंट के जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी उसके अंदर पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को फेंकने की, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की। बात समझ आ गई? तो सेम है, अगर आपने जिंक कर लिया तो कॉपर भी हो जाता है, बस फर्क ये है कि ये उसका रिवर्स होता है। जिंक में जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जो है वो जिंक की कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, तो जिंक के केस में हाइड्रोजन वहाँ पर एक कैथोड होता है, जबकि कॉपर के केस में हाइड्रोजन यहाँ पर एनोड होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होता है। सही है, ठीक है। अगर हम जिंक में अगर हम सेल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें, यहाँ पर देखें, चूँकि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी होती है पेपर में, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन का बताया था आपको कि लेफ्ट साइड पे हमेशा एनोड शो होता है। तो जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और ये सॉल्ट ब्रिज है, और ये H+ आयन यहाँ पर रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे थे, और ये प्लैटिनम मेटल किस प्रेजेंस में हो रहा था, तो फिर हमने सेमीकोलन लगाकर यहाँ पर Pt या प्लैटिनम मेटल लिख दिया। ये हमारे पास यहाँ पर जो होता है दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज, तो ये एनोड साइड है, ये वाला साइड है, और ये हमारा कैथोड साइड है, राइट हैंड वाला साइड है। यहाँ पर जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ के H+ आयन्स जो है वो आपको पता है कि यहाँ डिपॉजिट होकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कॉपर के सेल रिप्रेजेंटेशन करना चाहो तो उसमें भी सेम इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि लेफ्ट साइड पे एनोड है, H2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके 2H+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन्स कॉपर +2 आयन्स यहाँ पर लेकर कर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, यह प्लस लिखा हुआ बुक में, ये Cu+2 आयन्स होंगे जो कि क्या कर रहे हैं, कॉपर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से लेफ्ट साइड पर हमेशा एनोड का रिएक्शन शो होता है, राइट साइड पर हमेशा जो है वो कैथोड का रिएक्शन शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो प्लैटिनम मेटल के अंदर एड्जॉर्ब हुई हुई है, छोटे छोटे होल्स होते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस जो कि एड्जॉर्ब होती है, इसलिए इसमें सेमीकोलन लगाकर Pt मतलब प्लैटिनम मेटल लिखा गया। प्लैटिनम मेटल एक ट्रांजिशन मेटल है, इसके अंदर छोटे छोटे इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं, वॉइड्स होते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो जाता है, तो वो यहाँ पर इसमें इसलिए सेमीकोलन लगाकर शो किया गया। जिंक में ऐसा नहीं, कॉपर में ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि कॉपर सॉलिड मेटल है, इसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही किसी चीज़ की। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको ECS भी लिखा जाता है, ECS। ठीक है, तो वही ई इलेक्ट्रो, सी से केमिकल, ऐसे सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। इसी को हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द रिएक्टिविटी सीरीज। इसी को नॉर्मली कुछ किताबों में इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखा जाता है, सेम बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। किसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या किसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज? जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स थे तमाम को ही उस मेथड से, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जो था हमारा गैल्वेनिक सेल वाला, उसके थ्रू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से तमाम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया। जैसे जिंक हमने किया -0.76 वोल्ट, इस तरह से हमने कॉपर का किया 0.34 वोल्ट, इस तरह बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स के किए और सबको एक चार्ट में, एक टेबल में फॉर्मुलेट कर दिया, लिख दिया, वो पूरी एक सीरीज़ बन गई, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ लिख रहे होते हैं तमाम एलिमेंट्स की। चूँकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है E0, उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से भी देख सकते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि जिंक है, अब जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है इजीली, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट। लेकिन जब हम इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। एडिटिव इन्वर्स से मुराद के माइनस में होगा,
वो क्या इसका -0.76 वोल्ट। तो हम लोग अक्सर वैल्यूज़ रिडक्शन पोटेंशियल में निकाल रहे होते हैं। जब मैं जिंक की कहता हूँ ना -0.76 वोल्ट, तो असल में मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बजाय रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा होता हूँ। बिल्कुल इस तरह से कॉपर की बात अगर हम कर लें तो कॉपर हमें पता है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है हाइड्रोजन से। SHE में जब उसको लगाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है। तो जो 0.34 वोल्ट आती है वो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहें तो ये -0.34 वोल्ट हो जाएगी। मतलब एडिटिव इन्वर्स होती हैं ये। तो E0 x ऑक्स जो है ना वो बराबर होता है -E0 रेड के। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं अब इसमें हम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ लिख रहे होते हैं। इसलिए जब आपको जिंक दिखेगा तो जिंक की आपको -0.76 दिखेगी वोल्ट, और आपको जब कॉपर दिखेगा तो कॉपर की आपको +0.34 वोल्ट दिखेगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ को ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नहीं रहे। इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया था चूँकि एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल भी होती है। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी भी होती है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी भी होती है। लेकिन अक्सर हम इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी की बात कर रहे होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिहाज से हमने पूरी एक सीरीज़ तैयार कर ली, जिस तरह लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारे एलिमेंट्स की सीरीज़ इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो इस सीरीज़ को मतलब हाँ इस सीरीज़ को एक ऑर्डर में अगर आपको याद करना है तो हम इस तरह से उसको कह सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे लेके खाना मज़े से, लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी छापा F। तो ये एक निमोनिक है इसके, लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी छापा F। अब इसका क्या मतलब है, इससे हम कुछ एलिमेंट्स निकालते हैं, लाइक ले के खा ना मज़े से, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी छापा F। छापा मतलब CuHgAgPtAu। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है। तो ये एक सीरीज चल रही है ना, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सीजियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन। ये याद करने के लिए ऊपर एक ट्रिक मैंने बताई, इसमें भी लगभग ऐसे ही चल रहा हो, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेके खाना मज़े से, इस तरह से चल रहा होता है ना, लेकिन इसमें कुछ कम कुछ ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि सीरीज़ तो बहुत लंबी होती है, सारे एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हमें ये चीज़ चेक करनी है इसके अंदर कि हाइड्रोजन को अगर आप देखें, अगर हाइड्रोजन को आप देखें तो हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर 0 वोल्ट हमने इसको दिया हुआ है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं उनकी जो वो नेगेटिव में है सारी, और हाइड्रोजन से जितने भी एलिमेंट्स उनकी रिडक्शन वैल्यूज़ हमारे पास सारी पॉजिटिव में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़। ठीक है, जिंक की जैसे आप देख सकते हैं माइनस में, कॉपर की जैसे कि आप देखते हैं प्लस में। तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर वाले जो है इनमें सबके पास नेगेटिव मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबके नेगेटिव है। तो अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर E0 रेड सबके लिए हमारे पास नेगेटिव है, और यहाँ पर E0 रेड सबके लिए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अब रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये सब के सब आराम से रिड्यूस नहीं हो सकते, तो दे कैन बी ऑक्सीडाइज ईजली, दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड ईजली। ऑक्सीडाइज ईजली से मुराद के दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन ईजली, आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। इसी वजह से इनको दे आर एनोड, इनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड में लगाते हैं इन सबको, चूँकि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वानिक सेल में एनोड के तौर पे इनको लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज भी है कि रिएक्टिविटी डाउन हो रही होती है। ठीक है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो दे आर एनोड, अब चूँकि ये ऑक्सीडाइज आराम से हो सकते हैं तो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो खुद मैंने बताया था कि जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो सामने वालों को रिड्यूस कर सकते हैं, तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, ठीक है,
जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो यहाँ पर क्या इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये सब के सब ऑक्सीडाइज आराम से हो रहे होते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं सारे ये, ठीक है। और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिथियम जो हमारे पास आ जाएगा, लिथियम इज द बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, सही है ना भाई। लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पर आपको ये मिल रहा है, ठीक है, सबसे ऊपर, सबसे टॉप, सबसे ऊपर आपको मिल रहा है। इसी लिहाज से जब हम नीचे जाते हैं तो जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, सॉरी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये आराम से रिड्यूस हो सकते हैं, ये आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। इन सबको कैथोड के तौर पर लगाया जाता है और ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या आपको याद रखना है, यस, ये हमारे पास F है, फ्लोरीन, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये MCQs में आपसे पूछते हैं पेपर में कि रिड्यूसिंग एजेंट पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा, जो सबसे ऊपर है लिथियम, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, सबसे से नीचे आता है फ्लोरीन। बाकी इन सब की स्ट्रेंथ इनके बीच में कुछ ना कुछ होगी। तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं एलिमेंट्स के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ का बिहेवियर। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाया गया, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करके जब उसको लिखा गया, हमें सारी वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, मैंने बताया कि हमें बस जिंक की याद करनी है, ऑक्सीजन की याद, हाइड्रोजन की याद करनी है, उसके अलावा हमें जो है वो कॉपर की याद करनी है, बस 3 की। बाकी उसके अलावा तो बहुत सारे होते हैं, इनकी याद नहीं करनी है, बस एक सीरीज़ चल रही है। और ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा फ्लोरीन है। पसंद आ गया? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है बैटरीज या बैटरी किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था सेल के बारे में, ठीक है, सेल जैसे कि गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल या डैनियल सेल जिसको हम कह रहे थे, पिछली क्लास में पढ़ा था, आज भी बताया मैंने। तो सेल इज अ सिंगल एंटिटी, एक एनोड एक कैथोड होता है, तो वो हमारे पास सेल है, ठीक है। बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी क्या चीज़ होती है? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जब मिलाया जाता है तो बैटरी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर गैल्वानिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज एंड इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल सेल में यही होता है, बाय मीन्स ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। सिंपल ये चीज़ है, आसान डेफिनेशन है। तो बैटरी भी एक तरह की गैल्वानिक सेल का कॉम्बिनेशन है ये। गैल्वानिक सेल क्या करता है, वोल्टाइक सेल क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे? बाय रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन होती है, एक जगह इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, एक जगह गेन हो जाता है, तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। बैटरीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। बैटरी 2 टाइप्स की हमारे पास होती हैं फर्दर। फिर एक हम कहते हैं प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी, और एक सेकेंडरी बैटरी हमारे पास कहलाती है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल भी कह सकते हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी कह सकते हैं। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? दीज बैटरीज कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। वो बैटरी, वो सेल जो रिचार्ज नहीं हो सकती, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास जो ड्राई सेल है ना भाई, जो हमारे पास ड्राई सेल है जो रिमोट कंट्रोल वगैरह में लगता है, तो वो हमारे पास एक प्राइमरी सेल होता है। इस तरह से हमारे पास जो बटन सेल होते हैं जो घड़ियों में लगते हैं, रिस्ट वॉचेस में, तो वो भी हमारे पास प्राइमरी सेल होता है, वो रिचार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ETC ये हमारे पास कहलाते हैं प्राइमरी सेल्स, जिनको एक बार वो सेकेंडरी होती है, उनको रिचार्ज किया जा सकता है। UPS की बैटरी जो होती है, ठीक है। तो दीज बैटरीज कैन बी रिचार्ज। तो जो मोटर बैटरी है, जिसको लेड एसिड, जिसको हम फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं ना उसको, तो लेड स्टोरेज बैटरी हमारे पास रिचार्जेबल, इसको चार्ज किया जा सकता है बिल्कुल इस तरह से। और हमारे पास आ जाती है लाइक मोबाइल बैटरी, लिथियम सेल जिसको हम कहते हैं, तो मोबाइल बैटरी रिचार्जेबल होती है, ठीक है, ETC। तो 2 तरह की बैटरीज हमारे पास हैं, ठीक है। प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी को रिचार्ज नहीं किया जा सकता, एक बार चार्ज खत्म हो जाए तो उसको आप थ्रो आउट कर देते हैं, उसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, नया खरीद लेते हैं। और सेकेंडरी बैटरीज जो हमारे पास होती हैं, उनको हम चार्ज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, टाइम एंड अगेन हम उनको चार्ज कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन की जैसे बैटरी होती है, उसको बार बार चार्ज किया जा सकता है। मतलब उसमें भी लिमिटेड टाइम्स होती हैं, जैसे 1000 टाइम्स हम नॉर्मली कहते हैं कि एक बैटरी को फुल टाइम, मतलब जिसको बैटरी हेल्थ भी कही जाती है, कि 1000 बार 1000 टाइम्स हम रिचार्ज कर सकते हैं। 1000 टाइम्स करने के बाद
मतलब 1000 टाइम्स तक मैक्सिमम होती है ना, उसके बाद फिर बैटरी वीक हो जाती है। 1000 टाइम्स 100 मतलब साइकिल जिसको हम लोग कहते हैं। आईफोन वगैरह में तो ये होता है कि उसमें वो बैटरी हेल्थ शो होती है, उसमें जितनी बार आप चार्ज करते रहते हैं ना वो बैटरी हेल्थ गिरती रहती है उसकी। तो अब आईफोन को परचेज करते हैं तो उसमें लिखा होता है बैटरी हेल्थ 80%, 90%, 70%। एंड्रॉयड मोबाइल जो नॉर्मल होते हैं उनके अंदर नहीं लिखा होता कहीं पर भी, वो खुद ही अपनी बैटरी डाउन करना शुरू कर देते हैं, उसमें पता नहीं लगता जब तक आप यूज़ ना करें। ठीक है, तो रिचार्जेबल तो होती है चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप थोड़ी ना चार्ज कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कंपोजिशन में मसला आता है जिसकी वजह से वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, गाइस सेल तो किनड आपने देखा ही होगा। नॉर्मली पेंसिल सेल जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो रिमोट कंट्रोल में जो बैटरी लगती है वॉल क्लॉक्स में लगती है, तोशिबा वगैरह की, दैट इज़ कॉल्ड ड्राई सेल। सबने देखा होगा ड्राई सेल या खुश्क सेल इसको हम लोग कह सकते हैं, खुश्क सेल। तो बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी फ्री फ्लोइंग लिक्विड, ठीक है, तो उसको ड्राई सेल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी फ्री फ्लोइंग लिक्विड। इसमें कोई फ्री फ्लोइंग लिक्विड नहीं होता जो बह सके, ये खुश्क होता है। जैसे वोल्टैक्स, जैसे हमने डैनियल सेल वो पढ़ा था ना, गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल के अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, है ना, उसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो वो लिक्विड था, तो वो गीला हो सकता था, वो बह सकता था, फ्लो कर सकता था, लेकिन इसके अंदर कोई फ्री फ्लोइंग लिक्विड नहीं होता, इसको डैनियल सेल, इसलिए उसको हम ड्राई सेल कहते हैं। ये हमारे पास प्राइमरी सेल होता है, क्योंकि इसको भी रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी रिचार्ज। और ये हमारे पास कितने वोल्टेज का करंट जनरेट करता है, 1.5 वोल्ट से करंट ये हमारे पास जनरेट कर सकता है। तो 1.5 वोल्ट का करंट यहाँ से हमारे पास जनरेट होता है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड विच व्हाट वी से ड्राई सेल। ड्राई सेल किसने बनाया था? सबसे पहले एक फ्रेंच केमिस्ट ने बनाया था, फ्रांस में रहने वाले केमिस्ट, इनका नाम था लेक्लांची, इनका नाम लेक्लांची था, इसलिए हम ड्राई सेल को समटाइम्स हम इसको लेक्लांची सेल भी कहते हैं, लेक्लांची सेल। तो जो ड्राई सेल है वही हमारे पास लेक्लांची सेल है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हैं लेक्लांची नाम के, उन्होंने दुनिया में पहली बार इसको बनाया था। तो अब इसकी सबसे पहले तो इसकी जो है वो किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ऊपर से अगर आप देखा तो ड्राई सेल लगभग इसी तरह का होता है, ऊपर मतलब ऊपर तो पूरा कंप्लीट इसको जो है वो पैक होता है, तोशिबा वगैरह लिखा होता है। अगर हम इसको कट करके अंदर से देखें तो अंदर इस तरह से एक रॉड इसके अंदर एक होती है, ब्लैक कलर की एक रॉड होती है, कार्बन रॉड, और इधर पे डिफरेंट पाउडर्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर हम इसको लेवल डायग्राम की सूरत में देखा तो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। सबसे ऊपर की जो हमारे पास इसकी जैकेट होती है, सबसे ऊपर जो होती है उसकी जिंक जैकेट होती है, जिंक कंटेनर, ये हमारे पास एनोड होता है, जिंक का बना होता है, जिंक मेटल का बना होता है, ठीक है। एनोड होता है ये, एनोड से मुराद यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या मैंने बताया था कि जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ये। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जिंक जो हमारे पास जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसके अंदर जो है अगर हम देखें तो कुछ पेस्ट होता है, कुछ पाउडर होता है, पेस्ट बना होता है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कार्बन पेस्ट होता है, इसके अलावा NH4Cl जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। तो डिफरेंट पेस्ट इसके अंदर 2 टाइप्स के पेस्ट लगे होते हैं, एक कार्बन पेस्ट और MnO2 जो कार्बन डॉट के चारों तरफ होता है, और एक हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। ये पेस्ट हमारे पास एज अ एक्ट करता है, ये वाला जो पेस्ट NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड, ये हमारे पास एज एन इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ये हमारे पास काम करता है, ठीक है, ड्राई सेल के अंदर। और ये हमारे पास बिल्कुल अंदर जो है वो ग्रेफाइट की एक रॉड होती है, जो असल में कैथोड हमारे पास होती है, दिस इज ग्रेफाइट रॉड कैथोड, और ऊपर ब्रास कैप या कॉपर की कैप लगी होती है। ब्रास हम लोग कहते हैं पीतल, ठीक है, तो पीतल की एक कैप लगी होती है ऊपर, ब्रास कैप जिसको हम लोग कहते हैं, पॉजिटिव ये हमारे पास हो गया। तो इस तरफ प्लस होता है और दूसरी तरफ हमारे पास माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट्स बात है, जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट करता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स फाइनली इस तरह से जो है वो कॉपर कैथोड के पास आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिंक एनोड के पास से कॉपर कैथोड तक, या फिर ये हमारा कह लो कि कार्बन कैथोड तक हमारे पास हो रहा होता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहे होते हैं। तो आपको डिज़ाइनिंग याद करनी है कि ड्राई सेल के अंदर हमारे पास जो कैथोड एनोड होता है वो जिंक होता है, ठीक है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है वो NH4Cl और ZnCl2 का एक पेस्ट होता है। कैथोड जो हमारे पास है वो ग्रेफाइट की रॉड है, कार्बन की रॉड है, ठीक है। ऊपर जो ब्रास कैप लगाया गया वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए लगाया गया,
ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा होता है। तो जब हम तार को कनेक्ट करेंगे, बीच में हमको बल्ब वगैरह लगा दें, तो वो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो द इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड एट एनोड फ्लो आउट टू द एक्सटर्नल सर्किट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे एनोड पर वो एक्सटर्नल सर्किट पर फ्लो आउट करेंगे। दिस सेल प्रोड्यूसेस 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट, इससे 1.5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा एंड बिकम डेड आफ्टर कंप्लीट यूटिलाइजिंग जिंक इलेक्ट्रोड। और कब खत्म होगा, क्योंकि आपको पता है ना जिंक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना शुरू करते रहेगा, जिंक प्लस टू आयन में कन्वर्ट होता रहेगा, यहाँ तक कि जो इसकी जैकेट है ना वो थिन होती रहेगी, पतली होती रहेगी, थिन होती रहेगी, पतली होती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि जैकेट बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। तो अंदर का जो फ्लूइड है ना, ये जिंक क्लोराइड, ये जो पेस्ट डला हुआ है NH4Cl और ZnCl2 का, ये पेस्ट क्या होगा, इससे बाहर आना शुरू हो जाएगा, इससे बाहर आना शुरू हो जाएगा। जो जब आपको पता है जब बैटरी ख़राब हो जाती है तो वो फुल से जाती है, उसके ऊपर ना एक पेस्ट, वाइट कलर का पेस्ट जैसा आ जाता है उसके ऊपर, तो लोग कहते हैं भी ख़राब हो गई, पाउडर जैसा उसके ऊपर जमा हो जाता है ना। तो वो कब क्यों होता है, क्योंकि जिंक का जो जैकेट है ना वो इतना पतला हो जाता है इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उसके अंदर से पेस्ट बाहर आना शुरू हो जाता है। जब पेस्ट बाहर आता है यहाँ से, तो फिर वो बैटरी डेड हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। क्लियर है भाई? ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, ये लेड स्टोरेज बैटरी जो हमारे पास है, इसको हम लोग लेड एसिड एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। इसी को लेड एसिड एक्यूमुलेटर कहा जाता है। इसी को हम लोग मोटर बैटरी भी कहते हैं। इसी को मोटर बैटरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर भाई, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, गाड़ियों में जो बैटरी यूज़ होती है वो वाली बैटरी है। बैटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसके अंदर 6 सेल्स होती हैं, 6 सेल से मिलकर ये बनती है। एक सेल 2 वोल्ट जनरेट करता है, तो 6 सेल 12 वोल्ट, इस 12 वोल्ट के करंट ये जनरेट कर सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक सेकेंडरी बैटरी है। सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी से मतलब ये होती है कि ये इसको चार्जेबल है, ये चार्जेबल है, इसको चार्ज किया जा सकता है। इट कैन बी रिचार्ज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। देखा होगा आपने यूपीएस में ये बैटरी लगी हुई होती है, अक्सर यूपीएस में, बाइक में, कार्स में, जनरेटर्स में लगी होती है सेल्फ के लिए, ठीक है। उसके ऊपर लिखा होगा ओसाका लिखा होता है, EGS लिखा होता है ना, अलग अलग नाम लिखे होते हैं, नाम इसके एक्साइड लिखा होता है, कंपनीज है इसकी, ठीक है। तो इसको लेड स्टोरेज बैटरी कह रहे हैं। लेड इसलिए क्योंकि लेड एक एलिमेंट, इसके अंदर पी भी एक एलिमेंट होता है, लेड मेटल है, लेड मेटल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेड स्टोरेज बैटरी। इसके डायग्राम बनी हुई है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अच्छा ये 12 वोल्ट की कार बैटरी है, कार में जो लगती है नॉर्मली, इट इज़ मेड अप ऑफ 6 गैल्वानिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। 6 गैल्वानिक सेल इसके अंदर होता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब इसमें अगर एनोड कैथोड आप देख लो बच्चों, तो जो एनोड लगा होता है ना इसके अंदर, ये जो एनोड है वो लेड का एनोड लगा होता है, लेड मेटल होता है, पीबी लेड का एनोड होता है। और जो कैथोड हमारे पास इसके अंदर लगा होता है, कैथोड हमारे पास लेड डाइऑक्साइड का लगा होता है, PbO2, ये हमारे पास हो गया कैथोड। तो एनोड है हमारे पास और हमारे पास कैथोड इसके अंदर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। टोटल आप देख सकते हैं 6 सेल है, 1 2 3 4 5 6 सेल टोटल है। और इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है 40% बायोमास, 40% कंसनट्रेटेड होता है ये हमारा, मतलब हाईली कंसनट्रेटेड नहीं होता, 40% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, बस ये 3 चीज़ें चाहिए होती है सेल के अंदर। इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करेंगे, आपको पता है एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड के अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा भाई, जो लेड डाइऑक्साइड है PbO2, ये गेन कर लेगा। तो अब यहाँ पर रिएक्शन देख लें किस तरह से हो रही है, किस तरह से रिएक्शन होती है, रिचार्ज किस तरह से किया जाता है, इसको क्या प्रोसेस होता है। तो देखा होगा आपने बैटरी, सबने देखी है ना ये वाली बैटरी, बड़ी बैटरी, तो ये ट्रक वगैरह में भी लगी होती है साइडों में। तो यहाँ पर सबसे पहले लेड है, लेड आपको पता है कि दैट इज एनोड, ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Pb+2 आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये Pb+2 आइंस क्या हो जाएंगे, Pb+2 आइंस आकर ये सॉल्यूशन में आ जाएंगे यहाँ से। अब ये Pb+2 आइंस, अब चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट मौजूद है, तो Pb2 सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, PbSO4 बना लेगा। अब PbSO4 लेड सल्फेट, लेड के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वो पानी में इनसॉल्युबल हो जाएंगे, और पानी में इनसॉल्युबल होकर वो लेड के चारों तरफ जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, इसकी तरफ वो
चिपकना शुरू हो जाएंगे, इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो उसने 2 लॉस किया, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? PbO2 गेन कर लेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट कर लेगा। अब लेड की वैलेंसी यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो लेड यहाँ पर +4 निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और चूँकि ऑक्सीजन -2 है तो यहाँ पर लेड की अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं PbO2 के तो लेड +4 पे आता है यहाँ पर। ठीक है, तो निकालना आता है, वो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था आपको लेक्चर नंबर 1 में इसी चैप्टर के। तो ऑक्सीडेशन नंबर +4 इसका आएगा PbO2 में। तो +4 से जब इसकी रिडक्शन होगी, चूँकि यहाँ हमारे पास कैथोड है तो ये रिड्यूस होकर +4 से +2 हो जाएगा, तो चार्ज कम हो गया। चार्ज से कम होना हमारे पास यही कहलाती है रिडक्शन। +4 से +2 हो गया, और ये जो ऑक्सीजन जो निकलेगा वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर बना लेगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी जो Pb+2 आएगा ना यहाँ से, वो आप इसका भी Pb+2 क्या हो जाएगा? वो सोल्यूशन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका भी Pb+2 सोल्यूशन में आ जाएगा, और वो Pb+2 सल्फेट से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट से रिएक्शन करके PbSO4 बना लेगा। अब चूँकि PbSO4 क्या है भाई? वाटर में इनसॉल्युबल है, तो क्या होगा? वो इसके चारों तरफ भी, कैथोड के चारों तरफ भी जमना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा? थ्रू आउट द प्रोसेस एनोड और कैथोड दोनों पर PbSO4 की कोटिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा? बैटरी लो हो जाएगी और करंट डिस्चार्ज होना रुक जाएगा। तो इसमें इस तरह से बैटरी लो हो जाती है जब PbSO4 बहुत ज़्यादा बन जाता है और डिपॉजिट हो जाता है। अब रिचार्ज कैसे करेंगे? मतलब मिसाल के तौर पर 2-3 घंटा आपने चलाया उसको, घर वगैरह में पंखे जो भी चला लिए, अब इसकी बैटरी लो हो गई। अब इसको रिचार्ज कैसे किया जाएगा? तो व्हेन द बैटरी इज नीडेड टू बी रिचार्ज, इट्स एनोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल पावर सप्लाई। मतलब रिवर्स डायरेक्शन में इसको हम क्या करेंगे? करंट फ्लो करवा देंगे। अगर आपने इसमें देखा होगा, अगर UPS वगैरह का सिस्टम अगर आपने देखा है, तो ये हमारे पास जैसे कि बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी, और इससे 2 तार जा रहे हैं, और ये हमारे पास होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर के बाद ये आगे हमारे पास जा रहा है ये सप्लाई, जहाँ पर भी घर पे आप सप्लाई देना चाहते हैं वो जा रहा है। ठीक है, इन्वर्टर को आप लोग UPS कहते हैं, इसी डब्बे को UPS कहा जाता है। इन्वर्टर का मतलब क्या होती है? इन्वर्ट कर देता है, उलट देता है। मीन्स के अभी तो बैटरी है ना, अभी ये मिसाल के तौर पे लाइट गई हुई है, बैटरी अपना काम कर रही है, यहाँ तक के लो हो गई बैटरी। उसके बाद जैसे लाइट आएगी, इन्वर्टर क्या करेगा? इसको चार्ज करना शुरू करेगा। जब चार्ज करेगा तो इसके टर्मिनल्स को रिवर्स कर देगा। मतलब जो काम एनोड पे हो रहा होगा वो कैथोड पे होगा, और जो कैथोड पे काम हो रहा होगा वो एनोड पर होगा। इट मीन्स क्या होगा? जो लेड सल्फेट है ना, PbSO4 लेड सल्फेट है, वो वापस क्या होगा कि लेड मेटल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो लेड मेटल आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। मतलब जो पहले क्या होगा कि लेड जो है वो डिसॉल्व हो रहा था Pb+2 आयन में, अब वो Pb+2 आयन दोबारा लेड मेटल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और रिवर्स डायरेक्शन पे जो है वो PbSO4 यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और फाइनली बैटरी जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगी और चार्जिंग रुक जाएगी। फिर जब लाइट जाएगी तो दोबारा से ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से लेड मेटल Pb+2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। बस समझ में आ गए? तो इस तरह से ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स, 100 टाइम्स आप चला सकते हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये असल में होता है सेकेंडरी बैटरी के अंदर, इसलिए हम उसको सेकेंडरी सेल कर रहे हैं, बिकॉज इट कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और कैसे रिचार्ज कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में करंट सप्लाई करके, एनोड को कैथोड बनाकर और कैथोड को एनोड बनाकर हम ये काम कर रहे हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट सप्लाई किया जाता है तो क्या होता है? ये रिचार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है भाई? अब इसमें होता क्या है असल में कि चूँकि अब सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है, अब इसकी कंसनट्रेशन जो है ना वो बढ़नी शुरू हो जाती है टाइम टू टाइम H2SO4 की। वाटर चूँकि इसका कम होने लगता है, कंसनट्रेशन बढ़ने लगती है, इसलिए वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके अंदर हम डिस्टिल्ड वाटर डाल रहे होते हैं। अब डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास कहाँ से हमें मिलेगा डिस्टिल्ड वाटर? तो वो असल में जो एयर कंडीशनर से, AC से जो वाटर निकलता है ना, उसके आउटर से, AC के आउटर से जो पानी निकल रहा होता है, तो वो असल में डिस्टिल्ड वाटर होता है। इट इज़ 100% प्योरीफाइड। तो उसको AC के वाटर को जमा करके हम लोग इसमें, इसके ऊपर एक वो कैप्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा ऑरेंज कलर के, उसको घुमाते हैं तब वो खुल जाता है। फिर उसके अंदर डाल के एक लेवल बराबर कर रहे होते हैं ताकि वो फिर इसकी जो डाइल्यूशन है ना वो अपने एक अप्रोप्रिएट एक क्वांटिटी तक पहुंच जाए। तो एक निशान लगा होता है उस तक, ताकि इसकी क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसके अंदर कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की ना कांस्टेंट रहे, उसके अंदर वो बढ़ना ना शुरू हो जाए कहीं, वरना वो बैटरी ख़राब हो जाती है, इससे प्लेटें ख़राब हो जाती हैं। इसके अंदर लाइट की प्लेटें लगी हुई होती है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद थर्ड एक सेल हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूल सेल। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा ड्राई सेल पढ़ा, लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी। तीसरा एक और हमारे पास सेल यहाँ पर हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूल सेल।
फ्यूल सेल क्या चीज़ होती है? फ्यूल सेल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल। ये भी गैल्वानिक सेल की एक स्पेशल टाइप है विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। ये भी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। बट अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रिएक्टेंट्स एंड अ कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड। लेकिन इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब जैसे ड्राई सेल है ना भाई, उसके अंदर सारी चीज़ें पैक करके आपको दे दी गई हैं। अब उसमें क्या, बस आपको रिमोट कंट्रोल में उसको आप लगाएं और चलाना शुरू कर दें। इस तरह से इलेक्ट्रिक स्टोरेज बैटरी के अंदर भी एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर सारे केमिकल्स वगैरह डले हुए, बस आपको उसको लगाना है और चलाते रहना है। बट फ्यूल सेल ऐसा सेल नहीं है, इसमें हम कंटिन्यूस सप्लाई करते रहते हैं रिएक्टेंट्स की, और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको कंटिन्यूस यहाँ पर रिमूव करना पड़ता है। मतलब इसमें एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है फ्यूल सेल का। फ़ायदा क्या होता है फ्यूल सेल का कि फ्यूल सेल हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, ये हमारे पास पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, इट डजेंट प्रोड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, एक ही अच्छी चीज़ इसकी होती है। बनाते किस तरह से हमारे पास फ्यूल सेल, तो ये डायग्राम आपके सामने बोर्ड पर आप सबको दिख रही है फ्यूल सेल की बनी हुई, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो इनलेट्स हैं। हम फ्यूल सेल में ऐसा रिएक्टेंट के तौर पे हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, रिएक्टेंट्स में यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस हमने इस पाइप से इंट्रोड्यूस की और यहाँ से हमने ऑक्सीजन गैस को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और हाइड्रोजन की ही यहाँ, और ये यहाँ पर हमने एक कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं जिसमें प्लेटिनम की कोटिंग होती है दोनों तरफ, इधर पे भी और इधर पे भी प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं जिसमें प्लेटिनम की कोटिंग की गई होती है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ हमने यहाँ पर लगा दी है, और इन दोनों के सेंटर में बीच में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है K+OH- मतलब KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि H2 और O2 दोनों तरफ से हमारे पास आते हैं, और इधर पर चूंकि ये एनोड है तो हाइड्रोजन की यहाँ पर हो जाती है ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, तो जब ये अच्छा एनोड है, एनोड से मुराद यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन के मतलब यहाँ पर होते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन है H2 है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, H+ आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन फाइनली यहाँ से मूव करेगा, इस वायर से मूव करके कैथोड की तरफ आएगा। ठीक है, इसलिए एनोड यहाँ पर है। अब इधर पर ऑक्सीजन जो यहाँ पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर, इधर पर ऑक्सीजन साइड पर हमारे पास रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से गेन कर लेगा और ऑक्साइड आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, O-2 आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूँकि 2 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन को गेट करेंगे और 2 ऑक्साइड आइंस में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऑक्साइड आइन यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर से यहाँ से H+ आइन आ जाएगा, यहाँ से O-2 आइंस आ जाएंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, फिर वाटर बना लेंगे। अब चूँकि टेम्परेचर हाई होगा तो स्टीम की सूरत में, भाप की सूरत में यहाँ से ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूल सेल के अंदर अगर कहा जाए कि भाई एनोड के ऑक्सीडेशन कहाँ पर हमारे पास, ऑक्सीडेशन हमारी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके H+ आइन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर वो जो H+ आइन है वो यहाँ से इस पोरस एक पोर्शन है यहाँ पर, चूँकि H+ आइंस है तो इसमें प्लेटिनम कोटिंग है, तो इसके पोरस पोर्शन से यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, और इस पोजीशन पर आ जाए इलेक्ट्रोलाइट के पास आ जा रहा है। बिल्कुल इस तरह से ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉन को गेट करके ऑक्साइड आइंस बन के वो भी इस पोर्शन में यहाँ पर आ जा रही है, इस इलेक्ट्रोलाइट के पोर्शन में। फिर H+ और ऑक्सीजन माइनस मिलकर वाटर बना लेंगे, और ये वाटर यहाँ से डिस्चार्ज हो जा रहा है, और कंटिन्यूसली है चूँकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑक्साइड से एनोड से कैथोड की तरफ चलते रह रहा है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास यहाँ पर जनरेट हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं फ्यूल सेल। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता, क्योंकि जैसे स्टीम हमारे पास इसके अंदर से बाहर आ रही है, स्टीम मतलब वाटर वेपर्स है, तो वो तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन कॉज नहीं करते। तो दुनिया काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, सोच रही है कि फॉसिल सेल की जगह पर हम फ्यूल सेल्स को इस्तेमाल करें। फॉसिल सेल से मुराद क्या है, लाइक फॉसिल फ्यूल एक चीज़ होती है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की वजह से। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल सेल इस्तेमाल किया जाए। बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है साइंस की दुनिया में फ्यूल सेल का इस्तेमाल, जिसमें हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं
इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और अक्सर स्पेस वगैरह में, स्पेस में लाइक एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो होते हैं, स्पेस के अंदर फ्यूल सेल को इसको इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये वाटर लिबरेट कर रहा होता है, तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिर्फ चाहिए होती है। ठीक है भाई, चूँकि हम वहाँ पर, आपको पता है स्पेस में हवा तो है नहीं, अब एयर है नहीं, वहाँ पर कुछ चीज़ जल नहीं सकती। अब वो कुछ चीज़ जल नहीं सकती तो वहाँ पर एज अ फ्यूल हम पेट्रोल डीजल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, तो फ्यूल सेल को हम एज अ इसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पेस वगैरह में, रॉकेट्स में, एयरशिप्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। चैप्टर 12 का लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन और उनका बचाव या उनसे बचाव। कोरोजन किसे कहते हैं? कोरोजन का मतलब ऐसा, नॉर्मली कोरोजन के मतलब होते हैं ख़राब हो जाना, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, पहले सेकेंड ईयर में ये टॉपिक हुआ करता था हमारे पास चैप्टर 5 में, अब बुक चेंज होगी नेक्स्ट ईयर, तो पता नहीं उसमें कौन से टॉपिक्स आएंगे। ये सेकेंड ईयर के टॉपिक को फर्स्ट ईयर में डाला गया है। ठीक है, दैट इज़ कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, मेटल और उनका ख़राब होना। कोरोजन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ कोरोजन? कोरोजन एक प्रोसेस है असल में। कोरोजन इज एक्चुअली अ प्रोसेस। कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होती है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है इन विच एटम्स ऑन द मेटल सरफेस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। कोरोजन एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल्स, कोई भी जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, या फिर मॉइस्चर मतलब कि जो वाटर वेपर्स वगैरह से रिएक्शन करके वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जंग लगने का अमल होता है। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो जंजीर एक है, चेन है, आयरन चेन है, इसमें आप देख सकते हैं जंग लगी हुई है। तो ये जंग कैसे लगती है? लोहा तो ऐसा नहीं होता, तो इस आयरन पर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये एक रस्ट की फॉर्मेशन कर लेता है और मेटल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का एक ऐसा हार्मफुल रिएक्शन करना जो मेटल को नुकसान पहुंचाए। और वो मेटल किससे रिएक्शन करता है? हवा में मौजूद ऑक्सीजन से, या फिर हवा में मौजूद वाटर वेपर से, या पानी गिर जाए उसके ऊपर। तो जैसे कि उसमें से एक एग्जाम्पल हमारे पास है, देखो हर मेटल कोरोड कर सकते हैं। कोरोजन सिर्फ आयरन में नहीं होती, कॉपर में भी कोरोजन होती है, आयरन में भी होती है, डिफरेंट और मेटल्स में भी कोरोजन होती है। कोरोजन हर मेटल में होती है। आयरन बहुत मशहूर है, आयरन की कोरोजन। आयरन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होता है तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बना लेता है Fe2O3। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड, या तो चूँकि आयरन प्लस 3 वैलेंसी पर इसको फेरिक ऑक्साइड कहा जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज रस्ट। इसी को हम कहते हैं जंग कहते हैं इस कंपाउंड को। जो Fe2O3 होता है ये ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर लगा हुआ है ब्राउन टाइप का। दिस कंपाउंड जिसके ऊपर अटैच हुआ हुआ है दिस इज Fe2O3। ये कैसे बना कि जब आयरन पर ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, आयरन ऑक्सीडाइज होकर फेरिक ऑक्साइड बन गया, क्योंकि 0 वैलेंसी से ये वैलेंसी इसकी +3 हो गई, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जो प्रोसेस हमारे पास होता है आयरन के लिए, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, जंग लगने का अमल। लेकिन ये सिर्फ आयरन के लिए। अगर लोहे के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट अगर ख़राब हो रहा हो, दूसरा मेटल अगर कोरोड कर रहा हो, तो हम उसे रस्टिंग नहीं कहते, उसे हम सिर्फ कोरोजन कहते हैं। रस्टिंग सिर्फ आयरन में होती है, रस्ट ये कंपाउंड होता है, ये आयरन ही बना सकते हैं, दूसरे कंपाउंड नहीं कर सकते। अगर कॉपर में ग्रीन कलर के डिपॉजिट्स हो रहे होते हैं, कॉपर है ना, बहुत टाइम के बाद कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, कॉपर की जो चीज़ें बनी होती हैं तांबे की, उनमें ग्रीन कलर का ग्रीन पाउडर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब वो जो ग्रीन पाउडर होता है वो रस्ट नहीं कहलाता ना, वो तो ग्रीन है, तो उसको हम बस ये कहते हैं कॉपर के अंदर कोरोजन हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कॉपर के अंदर रस्टिंग हो रही है। रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर देखते हैं हम लोग भाई? आयरन के अंदर देखते हैं। ठीक है ना भाई, बहुत मशहूर कोरोजन है ये रस्टिंग। अब प्रिवेंशन अगेंस्ट कोरोजन, कोरोजन से बचने के तरीके। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अ मेटल फ्रॉम कोरोजन? बहुत तरीके हो सकते हैं कोरोजन से बचने के। लाइक पेंट कर देना एक तरीका होता है कि अगर हम पेंट कर दें, जैसे कोई गेट वगैरह है, लोहे के गेट है, तो उस पर पेंट कर देते हैं, रेड ऑक्साइड लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? उसकी कोरोजन हो जाता है, वो कोरोजन से बच जाता है, उसमें जंग नहीं लगता। या फिर हम बाइक वगैरह के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ग्रीसिंग कर देते हैं, डीजल लगा लेते हैं, ऑयल लगा लेते हैं, ग्रीस लगा लेते हैं, जिसकी वजह से बाइक वगैरह जो है उसके साइलेंसर्स या बाकी चीज़ें ख़राब नहीं होती। बारिश के मौसम में अक्सर ऐसा किया जाता है, रेनी सीजन में। तो बहुत तरीके हैं इसको बचाने के। यहाँ पर बुक में आपके 2 तरीके मेंशन हैं, वो 2 तरीके देख लें। एक हमारे पास है गैल्वेनाइजिंग, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये तरीका है कोरोजन से बचने का। गैल्वेनाइजिंग किसे कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग इज द कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द मेटल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस याद रखिएगा। गैल्वेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है
जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की एक पतली से लेयर वो चढ़ा देते हैं जो उसको कोरोजन से बचाती है। जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। जिंक की लेयर क्यों चढ़ा रहे हैं भाई? जो कि जिंक हमारे पास एक लेस रिएक्टिव मेटल है। जिंक लेस रिएक्टिव होता है, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए जिंक की एक लेयर जो है ना वो चढ़ा दी जाती है लोहे के ऊपर, डिफरेंट और मेटल्स के ऊपर, तो वो गैल्वेनाइज्ड एक मेटल बन जाता है जिसमें कोरोजन इतनी जल्दी नहीं होती, जो जल्दी जंग नहीं लगता, जल्दी ख़राब नहीं होता। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। अब गैल्वेनाइजिंग बहुत तरह से की जा सकती है। जिंक मेटल डायरेक्ट आप रब कर दें या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से आप कर लें। जैसे यहाँ पर गैल्वेनाइजिंग है, इस डायग्राम में आप देख लें, इसमें गैल्वेनाइजिंग दिखाई जा रही है एक मेटल शीट की कि इलेक्ट्रो, देखो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, बैटरी यूज़ कर ली है, जिंक मेटल एक तरफ लगा दिया एनोड में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और नेगेटिव से हमने जोड़ दिया कैथोड, और ये हमारा क्या है भाई, ये कोई दूसरा मेटल है, लाइट से मान लेते हैं आयरन है, लोहा है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो आपको पता है कि जिंक है, ये एनोड है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, तो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। अब ये जिंक +2 आइंस क्या होंगे, इधर पर आ जाएंगे सॉल्यूशन में। अब चूंकि ये कॉपर कैथोड है तो यहाँ पर क्या होगी, डिपोजिशन शुरू हो जाएगी। जिंक +2 आइन 2 इलेक्ट्रॉन गेट करके वापस जिंक मेटल में कन्वर्ट होकर इसके चारों तरफ यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, थोड़ी देर में कि पूरा का पूरा मेटल के ऊपर जो है वो जिंक की एक कोटिंग आ जाएगी। इसको कहते हैं गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक सस्ते मेटल पर, वो मेटल जो जल्दी ख़राब हो जाता है जैसे आयरन वगैरह, उसके ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग कर देते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास करके, तो ये गैल्वेनाइजिंग कहलाते हैं। इससे क्या होता है, ये वाला जो मेटल है ना, अब ये इस काफ़ी लंबे अरसे तक बच जाएगा, ये कोरोजन होने से, ख़राब होने से, कोरोड होने से। ठीक है। दूसरा एक तरीका हमारे पास है इलेक्ट्रोटेनिंग, जिसको हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रोटेनिंग भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग, तो जैसे इसमें हम बस जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अब इलेक्ट्रोटेनिंग में क्या किया जाएगा, टिन की कोटिंग की जाएगी। तो टिन की कोटिंग अक्सर किसमें की जाती है, कॉपर वगैरह के ऑयल कैनिस्टर्स होते हैं ना, कॉपर के जो कंटेनर्स होते हैं उनमें अक्सर जो है वो टिन की कोटिंग की जाती है। प्रिजर्व फूड, जो कैंड फूड जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें टिन की कोटिंग की होती है, इसमें कॉपर कैनिस्टर्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रोटेनिंग इज द कोटिंग ऑफ टिन और मेटल शीट बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग अ मेटल फ्रॉम कोरोजन। अब यहाँ पर देख लें, जैसे कि कॉपर है कैथोड और टिन, यहाँ पर टिन का सिंबल आपको पता है SN होता है, यहाँ पर कैथोड है, एनोड है। तो जिंक या टिन यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्योंकि एनोड है, तो SN+2 आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। तो ये SN+2 आइन कहाँ आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। अब यहाँ कॉपर है कैथोड, कैथोड पर क्या होती है हमारे पास, रिडक्शन, तो SN+2 आइन यहाँ पर आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेट करके टिन मेटल पे कन्वर्ट हो जाएगा फ्री स्टेट पे, और यहाँ पर इसके चारों तरफ टिन की डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो गैल्वेनाइजिंग का जो प्रोसेस होता है वही इलेक्ट्रोटेनिंग होती है, बस इसमें जिंक की कोटिंग हो रही होती है और इसके अंदर टिन की कोटिंग हो रही होती है। क्लियर है भाई? देखिए, जंग से बचने के अलग अलग तरीके, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, तो जंग से बचने के तरीके इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया पेंट कर दिया जाए, या फिर इसके ऊपर डीजल लगा दिया जाए, है ना, ग्रीस लगा दिया जाए, तो भी जंग लगने से बच जाते हैं। एक और तरीका जंग से बचने का तरीका क्या होता है, अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन कर दी जाए। ना व्हाट इज अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। ठीक है, अलॉय क्या होता है, दिस इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मेटल्स को मिक्स कर देना, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर देना, दैट इज कॉल्ड अलॉय। अब जैसे लोहे में जंग लग जाता है, अब लोहे के साथ हम क्या करते हैं, निकल या क्रोमियम, 2 में से किसी एलिमेंट को हम मिक्स कर देते हैं, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाता है, इट इज़ कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। इसको हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। स्टेनलेस का मतलब ये होता है कि इसके जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील जो होती है ना, SS की चीज़ें, उसको स्टेनलेस स्टील इसीलिए कहते हैं कि उसके अंदर रस्टिंग नहीं होती है। स्टील की चीज़ें तो पहले ही उसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि स्टील बनाई इसलिए जाता है कि जंग ना लगे। स्टील लोहे से बनाया जाता है, आयरन से बनाया जाता है। ठीक है, आयरन में हम निकल क्रोमियम मिलाते हैं, तो फिर कुछ कंपोजिशन में तो क्या होता है कि वो स्टील की फॉर्मेशन हो जाती है, फौलाद बन जाता है। तो स्टील असल में एक अलॉय है, तो इसको स्टेनलेस स्टील इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ कोरोजन रेजिस्टेंट, कि ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इसके अंदर कोरोजन नहीं होती, ये कोरोड नहीं करता, इसलिए स्टील की चीज़ों में जंग लगता ही नहीं। तो ये सवाल नहीं हो सकता कि स्टील में जंग लग जाएगा तो फिर क्या करेंगे, उसमें जंग लगते ही, लोहे में जंग लगता है। स्टील में जंग लगते हुए देखा है कभी आपने? देखा ही नहीं होगा स्टील में जंग लगता, वो लोहे में जंग लग जाता है। लोहे का सरिया है, लोहे की और चीज़ें, स्टील तो होता है इसलिए कि जंग ना लगे उसके ऊपर कभी भी।
कितनी चीज़ें स्टील की घर पे होती है जिसमें जंग लगता है, जैसे छुरी चम्मच कांटे। कभी छुरी पर जंग लगते हुए देखिए आपने? कभी देखा छुरी पर जंग लगे? इतना धोते हैं उसको, रोज़ाना धो रहे हो तो सुबह शाम, कभी तो जंग नहीं लगता उसमें। लिखा होता है स्टील का, देखना कभी लिखा होता है स्टेनलेस स्टील लिखा होता है उसके ऊपर, लेकिन छुरी चम्मच कांटे पे जंग लगते हुए देखा कभी आपने? फॉर्क में या स्पून में कभी जंग लग गया, और स्टील कटलरीज जो होती हैं, कभी आज तक लगा है जंग? लग ही नहीं सकता, मतलब तो बहुत हार्मफुल हो जाएगा, वो कैंसर कॉज कर देगा वो। तो वो इसलिए वो पूरे स्टील की बनी होती है, तो स्टील में जंग लगता ही नहीं है, तो उसको बचाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा तो नहीं होता कि हम जो है वो हमेशा तेल लगा कर रखते हैं उसके ऊपर, फॉर्क के ऊपर, कि भाई जंग लग जाएगा, ग्रीस लगा के रखते हैं, हमें पता है जंग लगना ही नहीं है। पानी में रख छोड़ दो उसको 10 दिन तक, तब भी जंग नहीं लगेगा उसमें, ऐसे ही है ना। तो फर्स्ट है द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल सर्व्स एज एनोड, इट इज मेड अप ऑफ यस जिंक, यस बी ऑप्शन। तो ऊपर की जो बॉडी होती है ड्राई सेल की, तब वो जिंक से बनी होती है, जिंक से, ठीक है, जो कि हमारे पास एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली कॉल्ड करंट। तो सेकंड का हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट एनोड इज, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फोर्थ इसके बाद है दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लेड स्टोरेज बैटरी, ये स्टोरेज लेड स्टोरेज बैटरी के लिए करेक्ट नहीं है। कौन से? बी, इट इज द प्राइमरी बैटरी, बिल्कुल, ये सेकेंडरी होते हैं जो कि रिचार्जेबल है। इजी एमसीक्यूज है। फिफ्थ है इन जिंक और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वोल्टाइक सेल, जो और ये हमने किस लिए इस्तेमाल किया था? जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए एक तरफ जिंक लिया था और एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ किया था, ठीक है। जिंक हमारे पास जो है वो एनोड था, जबकि SHE हमारे पास कैथोड था, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था ये, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर। इस वोल्टाइक सेल में द हाफ रिएक्शन अकर्स एट एनोड, एनोड पर, जिंक एनोड, इस पर कौन सा हाफ रिएक्शन हो रहा था? अब इनमें से बताओ जिंक की ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है? बी वाले में हो रही है ना, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये काम हो रहा था कहाँ पर भी? एनोड पर। और यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, रिडक्शन हो रही थी, सही है। तो मसला 6 है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज, यस। तो अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको यही बताया था, ये चीज़ याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो वो हमारा फ्लोरीन है। रिड्यूसिंग एजेंट पूछते तो हम लिथियम लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पूछा तो फ्लोरीन लगा लीजिए, ठीक है, डी ऑप्शन। 7 है गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन, दिस इज रॉड, गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विथ, गैल्वेनाइजिंग के अंदर हम किस चीज़ की कोटिंग करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसलिए हम उसको कहते हैं। तो गैल्वेनाइजिंग जब भी की जाती है, वर्ड जब भी आप देखोगे ना गैल्वेनाइज्ड, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था गैल्वानी, तो जैसे इसने गैल्वानिक सेल भी बनाया था और उसी ने जो है वो ये प्रोसेस भी बताया था, तभी गैल्वेनाइजिंग इस प्रोसेस को कहा जाता है, गैल्वानी साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिंक। 8 है फ्यूल सेल इज अ टिपिकल गैल्वानिक सेल विच इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो चीज़ों का रिएक्शन होता है फ्यूल सेल के अंदर, वाटर की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उसके अंदर। मतलब चैप्टर कितना मुश्किल लग रहा था, एमसीक्यूज बड़े आसान डाले। 9th है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Na2Cr2O7, निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या निकल रही है, चलो देख लेते हैं। Na × 2 + Cr × 2 + O × 7 = 0, ये +1 होता है, +1 × 2 + Cr × 2 + -2 × 7 = 0, 2 + Cr × 2 माइनस का 14 = 0, Cr = 14, सॉरी Cr × 2 = 14 - 2, Cr = 12/2, तो ये +6, ये सही है, +6 ही निकलेगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ये निकालना मैंने सिखाया आपको ऑक्सीडेशन नंबर में, हाउ टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्रोमियम का पूछा था तो Cr का हमने यहाँ पर गेट कर लिया। इसको डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे, देखो ये Na+2 है ना, ये +2 हो गया, ऑक्सीजन 1 का -2 होता है और 7 का हो जाता है -14, तो +2 -14 और +2 क्या हो गया हमारे पास, दैट इज माइनस का 12 हो गया, इक्वल टू को उधर पर चला गया तो प्लस का 12 हो गया, और ये 2 यहाँ पर इसके नीचे है, ये डिवाइड पर आ गया तो 12/2 कितना हो गया, 6 हो गया।
तो डायरेक्टली यहाँ पर भी निकल जाता है, इसको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम सीक्वेंस है विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन शोज ऑक्सीडेशन इन सो केस में ऑक्सीडेशन का मतलब हमारे पास होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस याद रखो हमेशा राइट साइड पर, जब इलेक्ट्रॉन लिखा होता है ना रिएक्शन के, तो असल में यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है राइट साइड पर। अच्छा राइट साइड, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं कहीं पर भी, ठीक है। या फिर ऑक्सीडेशन का मतलब एक और ये चीज़ भी होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है दैट इज इंक्रीज इन चार्ज, चार्ज का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन। डी इस तरह से भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मतलब, और रिडक्शन वैसे भी रिडक्शन का जो वर्ड होता है ना रिडक्शन, तो रिडक्शन का वर्ड रिड्यूस से निकला है। तो रिड्यूस का मतलब ये होता है रिड्यूस इन चार्ज, चार्ज का कम हो जाना, ऐसे भी आप देख सकते हैं डी से डिक्रीज होना, या रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। तो चार्ज का बढ़ना हमारे पास ऑक्सीडेशन, यानी चार्ज का कम होना रिडक्शन है। यहाँ पर चार्ज कहाँ पर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन चार्ज हो रहा है। Fe+3+2 ये डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन है ये तो कट गया। बी में आ जाते हैं, ये 0 से -1 जा रहा है, ये भी डिक्रीज हुआ, ये भी कट गया, ठीक है। ये -2 से -3, -2 से -3, और ये 0 से नहीं, -2 से, ये -2 से -3 हो रहा है ना। अब -3 और कम होता है, -2 से बढ़ नहीं रहा, चार्ज कम हो रहा है। -2 बड़ी वैल्यू है, -3 बड़ी वैल्यू, तो ये भी नहीं है, तो डी ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज 0 से +2 हो रहा है। फिर स्टेट में जब एलिमेंट होता है तो 0 चार्ज होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 12, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है सारी चीज़ें?